मॉडर्न कल्चर, मॉडर्न सोसाइटी, मॉडर्न सोच और मॉडर्न टेक्नोलॉजी सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे हम बहुत कुछ अचीव कर चुके हैं। बट मॉडर्न होते होते हम शायद इतने मॉडर्न हो गए हैं कि हमने कई ऐसी चीजें पीछे छोड़ दी जिसका अंजाम हमें आगे भुगतना पड़ेगा। जेन ज़ी, द मोस्ट इंडिपेंडेंट जनरेशन, द मोस्ट मॉडर्न जनरेशन, द जनरेशन विद सुपर पावर्स। इनकी लाइफ में ये सब चीजें एकदम फिट बैठती हैं, लेकिन अफसोस इनकी यही इंडिपेंडेंस और पावर इनडायरेक्टली इनको बर्बादी की तरफ लेकर जा रही है। मुंबई में रहने वाला एक 14 साल का लड़का जिसके सिर्फ थोड़े जिद करने पर उसके पेरेंट्स ने एक स्मार्टफोन दिला दिया उसको। पेरेंट्स को उसको ये गलत फहमी थी कि ये उसका पढ़ाई में यूज करेगा, इसको सही इस्तेमाल में लाएगा, लेकिन उनको ये अंदाजा नहीं था कि उन्होंने इस बच्चे को लिटरली हर चीज का एक्सेस दे दिया। पहले कुछ दिन तो उसने इस फोन को जरूरत के तौर पर ही यूज किया, लेकिन जब वो इस लिमिट से बाहर पहुंचा, इसको और एक्सप्लोर किया, तो अब उसने इसका मिसयूज भी करना शुरू कर दिया। वो घर वालों को तो ये दिखाने लगा कि वो इसका सही इस्तेमाल कर रहा है, बट जैसे ही उसको मौका मिलता तो इंटरनेट के थ्रू वो उन वेबसाइट्स को रीच करने लग गया जो सेक्सुअल कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। ऐसा करने से उसके डिजायर्स और बढ़ने शुरू हो गए। उसने इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट, व्हाट्सएप हर जगह पर अकाउंट बना लिया और खुद को इस वर्चुअल दुनिया में एंटर करके सेटिस्फाइड करने लगा। सोशल लाइफ से उसका कनेक्शन अब और टूटना शुरू हो गया। अब अगर वो 2 घंटे भी मोबाइल से दूर रह जाता तो उसके अंदर गुस्सा, चिड़चिड़ापन, सैडनेस ये साफ देखी जा सकती थी। एक सिंपल लाइन में बोलूं तो ये बच्चा अपने दिमाग का कंट्रोल उस मोबाइल के हवाले कर चुका था। आपको लग रहा होगा कि इसमें इसके पेरेंट्स की गलती है, बच्चों को इतनी कम एज में स्मार्टफोन नहीं देना चाहिए। तो हाँ, कुछ हद तक है, बट पूरी तरह से नहीं है, क्योंकि मॉडर्न जमाने की आड़ में ये चीजें इतनी आगे फैल चुकी हैं कि कोई टीनेजर चाहकर भी खुद को इन सब चीजों से दूर नहीं कर पाता। इंडिया में एक नेशनल सर्वे कंडक्ट किया गया था जिसमें आप साफ देख सकते हो कि हर 10 में से 6 इंसान इसी एडिक्शन से जूझ रहा है, और ये वो लोग हैं जिनकी एज 9 से 17 साल के बीच में है, यानी कि हमारे जेन ज़ीज़। इनके अगर आप एज गैप को लेकर कंफ्यूज हो तो मैं बता दूं कि जेन ज़ीज़ वो हैं जिनका जन्म 1997 से 2012 के बीच में हुआ है। इस जनरेशन को हर वो चीज़ बहुत आसानी से मिल गई है जिसके लिए पहले लोगों को बहुत स्ट्रगल करना पड़ा था। एंड इसी पर एक कोट है जो बहुत फेमस है, खराब कंडीशन मजबूत लोगों को बनाती है और फिर वो मजबूत लोग मुश्किलों को आसान बनाते हैं, और यही आसान चीज़ें फिर से इंसान को ख़राब कर देती हैं। 19 से लेकर 1995 इस जनरेशन ने एरा का सबसे टफ टाइम देखा। वॉर्स हुई, बंटवारे हुए, मेडिकल फैसिलिटीज़ इतनी एडवांस नहीं थी, बट फिर भी इन्होंने हर चीज़ का डटकर सामना किया। तब एक 10 साल का बच्चा भी रात को अकेले जंगल पार करने से ज़रा भी नहीं घबराता था। उस टाइम पर लोगों ने लड़ाइयाँ लड़ी, गुलामी देखी, आज़ादी से पहले का संघर्ष देखा, और इन टफ हालातों ने उनको एक मजबूत इंसान बना दिया। आगे 3 जनरेशन और आईं, बेबी बूमर्स, जनरेशन एक्स और जनरेशन वाई। इन तीनों जनरेशन ने उस टफ टाइम को इजी बनाया। उसके बाद से 2000 तक के एरा के बीच हेलीकॉप्टर्स, एयरप्लेन्स, टेक्नोलॉजीज, इंटरनेट, वैक्सीन्स, स्टीम इंजन्स, लाइट बल्ब, ऐसी हजारों चीज़ों का इन्वेंशन हुआ जिसने लोगों की ज़रूरतों को पूरा किया और लाइफ को बहुत आसान बना दिया। जनरेशन वाई तक के लोग अपनी किसी अचीवमेंट की वजह से फेमस हुए थे, लेकिन जेन ज़ी एरा में अचीवमेंट का मतलब बन गया है इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स, स्नैपचैट की स्ट्रीक्स और विनर विनर चिकन डिनर। आपने आज तक शायद लोगों को कुछ ऐसा नहीं दिया जिसे वो जिंदगी भर ना भूल पाए, या कोई ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की जो लाखों लोग फेस कर रहे हैं, बट फिर भी आप लोगों के आइडल हो। इन शॉर्ट, जेन ज़ीज़ के पहले 4 जनरेशन ने अपने दौर में टफ टाइम को देखा, और इस टफ टाइम ने टफ लोगों को बनाया, और उन टफ लोगों ने इस टफ टाइम को आसान किया। और आज जेन ज़ीज़ एक बार फिर समय को बहुत ज़्यादा टफ और पेनफुल बनाने के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। नो डाउट जेन ज़ीज़ के पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, एनर्जी, टेक्नोलॉजी, ये सब कुछ उनके फेवर में है, लेकिन वहीं लैक ऑफ विजन, डिप्रेशन, लॉनलीनेस, इन सब से भी वो घिरे हुए हैं। तो आखिर क्या है जेन ज़ीज़ की डार्क रियलिटी? आगे अब आप अलग अलग फैक्टर से चीज़ों को रिलेट करके जेन ज़ीज़ की डार्क रियलिटी को देखोगे, जो डेफिनेटली जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि एज ए जेन ज़ी आप सही और गलत को एक न्यूट्रल साइड से देख पाओ। पॉइंट्स को स्टार्ट करने से पहले ही मेरा ये प्रॉमिस है कि अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आखिर तक आपके अंदर चल रहे आपके सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि आप क्यों कामयाब नहीं हो पा रहे, लोगों से क्यों कनेक्शन नहीं बिठा पा रहे, पता होते हुए भी क्यों टाइम को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, और भी बहुत कुछ। तो चलो फिर शुरू करते हैं। मेंटल पेन और ट्रॉमा। अगर हम जेन ज़ीज़ की सिर्फ बात करें तो आज लगभग 23% जेन ज़ीज़ डिप्रेशन के विक्टिम है, 18% लोगों को एंजाइटी डिसऑर्डर है। इनको दूसरी किसी भी जनरेशन के मुकाबले सबसे ज़्यादा मेंटल थेरेपी की ज़रूरत पड़ रही है। लुक्स को लेकर अपने ये डिप्रेशन में रहते हैं, करियर पूरी तरह से अनस्टेबल है, कॉन्फिडेंस नहीं है बॉडी में, जिससे किसी से खुलकर बात नहीं कर पाते, और भी ना जाने क्या क्या।
37% जेंजीज ने अपनी मेंटल हेल्थ इश्यूज को खुद एक्सेप्ट किया है। इनफैक्ट हर 5 में से एक स्टूडेंट जो जेंजी है आए दिन वो सुसाइड कमिट कर रहा है। लेकिन मेन सवाल ये है कि ये सब जेंजीज में ही क्यों बढ़ा, ऐसा कभी पहले क्यों नहीं देखने मिला। तो देखो इसके पीछे के 2 मेजर रीजंस हैं। पहला रीजन है वेरी स्लो ग्रोथ। जेंजीज बहुत धीरे डेवलप हो रहे हैं, खासकर फाइनेंशियली, और पॉपुलेशन इधर बहुत तेजी से बढ़ रही है। उस वजह से जो हाई स्किल वाले लोग भी हैं जिनमें टैलेंट है वो भी आजकल जॉब्स और पैसों के लिए डेली सफ़र कर रहे हैं। एंड इस दुखते जख्म पर नमक छिड़कने के लिए हमारे पॉलिटिशियंस, सेलिब्रिटीज़, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एंड न्यूज़ चैनल्स हैं जो हमको सिर्फ अपने ही मैटर्स में भटका कर रखते हैं। आप खुद इस बात से एग्री करोगे कि 90% टाइम्स हमारे दिन भर की बातें इन्हीं के अराउंड चल रही होती हैं। बिल्कुल ना के बराबर ऐसा होता है कि अगर हम एक ग्रुप में हैं तो वहाँ पर हम सोशल इश्यूज़ की बात कर रहे हैं, कोई बिजनेस आइडिया डिस्कस कर रहे हैं, फंडिंग के बारे में जानकारी ले रहे हैं, कुछ क्रिएटिव प्लान कर रहे हैं। आप देखोगे ही नहीं ऐसा माहौल, क्योंकि हमने अपने माइंड का कंट्रोल दूसरे लोगों को दिया हुआ है। वो जितना भी टाइम हमसे ले रहे हैं हम उससे दुगना टाइम उनको दे रहे हैं। यही रीज़न है कि ऐसा एडवांस एरा होने के बावजूद जेंजीज की डेवलपमेंट उतनी अच्छी नहीं हो पा रही। सेकंड इज इल माइंडसेट। आजकल लोगों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो रही है कि जो भी वो देखते हैं या सुनते हैं बिना अपना माइंड लगाए, खुद की रिसर्च किए, वो उसे ही सच मान ले रहे हैं। पहले के लोगों को बेवकूफ़ बनाना, उन्हें गुमराह करना उतना आसान नहीं था। पहले ये सिर्फ तभी पॉसिबल था जब ये काम करने वाला कोई फेमस इंसान हो, वरना कोई चांस ही नहीं। बट आज जहाँ इंटरनेट अपने बूम पर है, कोई भी फ्रीडम ऑफ स्पीच की आड़ में कुछ भी बोल जा रहा है और उस पर हम यकीन भी कर ले रहे हैं। इस सब से ये शो होता है कि चीज़ों के बारे में जानने का, नई नई इन्फॉर्मेशन लेने का हमारा इंटरेस्ट कम होता जा रहा है। और जब अलग जानकारी लेने में हमारा इंटरेस्ट कम हो जाएगा तो तरक्की कैसे करेंगे हम। दे आर मैनिपुलेटिंग सोसाइटी इन वर्स्ट वे। जिस तरह एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जीन्स ट्रांसफ़र होते हैं, ठीक उसी तरह और भी बहुत सारी क्वालिटीज़ भी जनरेशनल गिफ्टेड होती हैं। जैसे आज हम बड़ों के पैर छूते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, आपस में सब मिलजुल कर रहते हैं, कानून या रूल्स को फॉलो करते हैं, सही को सही बोलते हैं और गलत को गलत, क्योंकि ये सब बातें हमको हमारे बड़ों से जानने मिली हैं। उन्होंने सिखाया है हमको ये सब। अब एक बार के लिए इमेजिन करो कि आप एक ऐसे घर में पैदा हुए जहां आपको बड़े होते होते ये सिखाया गया कि बेटा तेरा जो मन में आए वो करना। कोई अगर तुझ पे गुस्सा करे तो उसकी खुलकर बेइज्जती करना, फिर चाहे वो तुझसे बड़ा ही क्यों ना हो। कल्चर छोड़कर जैसा मर्जी वैसा पहनावा रखना और सवाल किए जाने पर उनकी सोच को ब्लेम करना। सिगरेट्स, सिगार, क्लबिंग सब इंजॉय करना और एक अल्फा मेल बनकर रहना। बात बात पर गालियों का यूज़ करना, सिर्फ अपने रिलीजन बिलीफ्स को ही सही मानना, बाकी सबको क्रिटिसाइज करना। तुम्हारे घर में क्या चल रहा है ये एक बार को तुम्हें पता हो या ना हो, बट तुम्हारे फेवरेट व्लॉगर के घर में क्या चल रहा है इसकी ज़रूर अपडेट रखना। सोचकर देखो अगर ऐसे घर में हमारी परवरिश होती तो कितनी अलग सोच होती हमारी। ऐसे हम होते ही नहीं जो अब हम एक्चुअल में हैं। बट आपको नहीं लगता कि ये जनरेशन इन सब चीज़ों में अब इंडल्ज होती जा रही है, या इंडल्ज करवाया जा रहा है उनको, और अब यही सीख इनकी आने वाली अगली जनरेशन को जाने वाली है, जिसके चलते आज जितने डिस्ट्रैक्टेड हम हैं उससे कहीं ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हमारी अगली जनरेशन हो सकती है। अनस्टेबल एडिक्शन ऑफ ब्रेन केमिकल्स। हम अगर खुश हैं तो इसके लिए मेनली 3 हार्मोन जिम्मेदार हैं, ऑक्सीटोसिन, एंडोर्फिन और डोपामिन। डोपामिन इनमें सबसे मेन है और ये हमारे प्लेजर की वजह भी है। बट जेंजीज की लाइफ में यही हार्मोन सबसे ज़्यादा अनबैलेंस होता दिख रहा है, क्योंकि उनको गोल सेटिंग करने, एक्सरसाइज करने, कोई नई स्किल सीखने, टाइम पर नींद लेने, नए लोगों से कनेक्शन बनाने, इन सब चीज़ों में तो कोई प्लेजर ही नहीं मिल रहा। प्लेजर इनको मिल रहा है वेब सीरीज़ देखने में, स्मोकिंग करने में, जंक फूड खाने में, दिन भर सोशल मीडिया चलाने में, सेक्सुअल कंटेंट कंज्यूम करने में, दूसरों को रोस्ट या बुली करने में। देखो डोपामिन हार्मोन कोई बुरी चीज़ नहीं है। इनफैक्ट इसी की वजह से हम मोटिवेटेड भी रहते हैं, लेकिन गलत आउटसोर्सिंग की वजह से ये हार्मोन बहुत डिस्टर्ब होता है और ये हमें कुछ इस तरह से अफेक्ट करता है कि जब भी कोई इंसान गलत प्लेजर की तरफ जाता है तो ये हार्मोन उसके दिमाग में नेचुरल तरीके से हटकर 10 गुना तेजी से बढ़ने लगता है और बहुत ज़्यादा लेवल में ये होने की वजह से डिप्रेशन, लॉनलीनेस और एंजाइटी, ये सब चीज़ें हमें फेस करनी पड़ती हैं। ऐसे प्लेजर में फंसना और ब्रेन सिस्टम का इस तरह से अनबैलेंस होना एक जेंजी का सबसे माइनस पॉइंट है और इस वजह से वो अपनी सारी मेंटल स्किल्स को खोता जा रहा है। नॉट रिलेशनशिप बट सिचुएशनशिप। इस जनरेशन की एक और सबसे बड़ी डार्क रियलिटी ये है कि इनको रिलेशनशिप नहीं सिचुएशनशिप चाहिए। ये बेसिकली एक ऐसा पॉइंट ऑफ मोमेंट है जहां आप बस किसी को फिजिकली या इमोशनली यूज कर रहे हो। ओपनली ना तो आप रिलेशन में हो और ना ही आपकी ऐसी कोई इंटेंशन है। आप सिर्फ फन के लिए, सिक्योरिटी के लिए या ग्रीड की वजह से एक डुप्लीकेट रिलेशनशिप रख रहे हो। लॉयल्टी और ट्रस्ट जैसे फैक्टर्स तो आपको यहाँ पर बहुत ही कम देखने मिलेंगे।
जिस वजह से हर 10 में से 4 रिलेशनशिप सिर्फ इस वजह से टूट जा रही हैं क्योंकि इनमें से एक पार्टनर रिलेशन में होने के बावजूद भी कोई और चला रहा होता है। ये एक बहुत गलत मैसेज होगा हमारी करंट और अपकमिंग जनरेशन के लिए। और अगर चीज़ें इसी तरह से चलती रहीं तो शायद कुछ सालों बाद में ही ट्रस्ट, लॉयल्टी और अंडरस्टैंडिंग ये सब चीज़ें तो रिलेशन से गायब ही हो जाएंगी और तब ये मॉरल सोसाइटी बस नाम की रह जाएगी। जेनजीज आर ट्रैप्ड। ये जनरेशन मेहनत करने से बहुत ज़्यादा कतराती है और बाकी लोग अपनी जेबें भरने के लिए उनकी इसी वीकनेस का फ़ायदा उठा रहे हैं। वो अलग अलग प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको मैनिपुलेट करते हैं। आपके सामने ये सिचुएशन डाल देते हैं कि यार आप करोड़पति क्यों नहीं हो, बच्चा करोड़पति बन रहा है, लो हमारा ये इतने हज़ार का कोर्स लो और कुछ ही टाइम में करोड़पति बन जाओ। अब यहाँ पर 10 में से 4 लोगों को लगता है कि ये सच में पॉसिबल है और जिनको नहीं भी लगता वो भी ये सोचकर इन्वॉल्व हो जाते हैं कि यार कोई नहीं, 2-3 हज़ार ही तो हैं, वैसे भी इससे ज़्यादा तो मैं बाकी फालतू चीज़ों में उड़ा देता हूँ। लेकिन बस ये इल्यूजन होता है आपका। एक्चुअल में ये एक ट्रैप है। ये एक ट्रैप है आप जैसे लाखों लोग जो मेहनत करने से बच रहे हैं उनसे अपनी तिजोरी भरने का। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि वैल्यू देने के नाम पर हर कोई आपका फ़ायदा उठाता है। कुछ लोग हैं जो एक्चुअल में कुछ काम का सिखाते हैं आपको और प्रैक्टिकली बताते हैं कि आप इतनी ग्रोथ कर पाओगे इससे। पैसा बनाने वाले वो लोग हैं जो आपको सपने बेचते हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि आप बस कुछ ही कदम दूर हो कामयाबी से। अब देखो प्रॉब्लम्स तो सारी हमने देख ली, लेकिन जब तक इनका सोल्यूशन नहीं जानेंगे तब तक ये सारी बातें अधूरी हैं। अगर आप एक जेनजी हो तो कैसे इस डार्क वर्ल्ड से बाहर निकलकर आप एक प्रोडक्टिव लाइफ जी सकते हो, आगे अब हम यही जानने वाले हैं। नंबर 1, कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन। जेनसीज दूसरी जनरेशन के मुकाबले अभी काफ़ी यंग हैं, बट फिर भी वो नए कनेक्शंस बना नहीं पाते क्योंकि कुछ तो अपने लुक्स को लेकर डिमोटिवेटेड रहते हैं और कुछ कोई बड़ी अचीवमेंट ना मिलने की वजह से सवालों से बचना चाहते हैं क्योंकि सोशल मीडिया पर उनको यही दिखाया जाता है कि एक ऐसा इंसान जो खूबसूरत है या फिर उसने अपनी लाइफ में बहुत कामयाबी हासिल कर ली। ऐसे लोगों को ही सोसाइटी के अंदर सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, लेकिन उनकी ये सोच उनको और पीछे धकेल रही है क्योंकि एक तो इससे वो अपना कॉन्फिडेंस खत्म कर लेते हैं और दूसरा ऐसे कई मौके वो हाथ से निकाल देते हैं जिससे लाइफ बदल सकती थी उनकी। इसलिए मैटर नहीं करता कि आपकी सिचुएशन क्या है, एक अच्छा सोशल कनेक्शन बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कोई प्रॉब्लम है डिस्कस करो उनके साथ, कंफ्यूज हो सॉल्यूशन लेकर देखो, कुछ स्टार्ट करना चाहते हो तो कोलैबोरेशन करो। एक अकेला इंसान हर चीज़ नहीं संभाल सकता, कुछ लोग तो हमें चाहिए ही होते हैं जो सपोर्ट बनकर रहे हमारी। नंबर 2 इज सेट द राइट आइडल। एक ऐसा इंसान जिसने अनगिनत मर्डर्स किए हों, जो हर थोड़े टाइम बाद शराब और सिगरेट पीता हो, जो अपने पार्टनर को ओपनली बुली करता हो, जो बहुत अग्रेसिव हो। उसे कैसे एक हीरो दिखाना है ये हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री को अच्छे से पता है। बॉलीवुड में आज एनिमल, कबीर सिंह एंड OTT प्लेटफॉर्म पर अडल्ट वेब सीरीज, ये इस तरह की चीज़ें दिखाकर इस कल्चर को पॉजिटिवली जस्टिफाई किया जा रहा है, जो खासकर यूथ के दिमाग में एक बहुत ही नेगेटिव इमेज बना रही है। क्योंकि जाहिर सी बात है अगर कोई इंसान अपने चाहने वाले से इन्फ्लुएंस होगा तो वो खुद भी ये सब ट्राई करेगा। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पर एक सही आइडल चुनना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। कुछ सीखना ही है तो एनिमल जैसी मूवी से नहीं, 12th फेल जैसी मूवी से सीखो। ग्रेटेस्ट लोगों की बायोग्राफी पढ़ो, डॉक्यूमेंट्रीज देखो एंड मूवीज़ अगर फन के लिए देखनी है तो ऐसी मूवीज़ देखो जिसमें एथिक्स हो। ऐसे लोगों के लिए मत पागल बनो जो आपको एक गलत ट्रैक पर भेजकर खुद अपना फ़ायदा उठा रहे हैं। इनकी बजाय उन एक्टर्स और इन्फ्लुएंसर्स को अपना आइडल मानो जो हमारी जनरेशन को बिगाड़ने में नहीं सुधारने में मदद कर रहे हैं। नंबर 3 इज रिप्लेस द ऑब्सेशन ऑफ सोशल मीडिया। देखो अगर मैं आपसे ये बोल दूँ कि इंस्टाग्राम मत चलाओ, शॉर्ट्स मत देखो, गेम्स खेलना बंद कर दो या फालतू वीडियोस देखकर टाइम मत खराब करो, तो ये बोलने में तो अच्छा सजेशन है बट ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। क्योंकि ये आपको भी पता है कि जब भी आप इन सब चीज़ों से दूर होना चाहते हो तो आपको इन्हें यूज़ करने की इच्छा उतनी और ज़्यादा बढ़ जाती है। प्रैक्टिकल सॉल्यूशन इनसे दूर भागना नहीं, इन्हें रिप्लेस करना है। इंस्टाग्राम नहीं छोड़ पा रहे तो उस पर एक प्रोफेशनल अकाउंट बनाओ और उसे अच्छी तरह से सेटअप करके उस पर कंटेंट अपलोड करना शुरू कर दो। आप भी अपने कंटेंट के थ्रू लोगों को सिखाओ, अवेयरनेस फैलाओ। ऐसे चैनल्स और अकाउंट्स को फॉलो करो जो आपको कुछ वैल्यू दे रहे हों। गेम्स खेलने हैं तो ऐसे क्रिएटिव गेम्स खेलो जो आपकी थिंकिंग कैपेबिलिटी को बढ़ाएं। अगर आप इन डिस्ट्रैक्शंस वाली चीज़ों को अपने फेवर में ही यूज़ करने लग जाओगे तो इससे आपकी क्रिएटिविटी बहुत इंक्रीज होगी। नंबर 4 इज हेल्प इन मेंटल हेल्थ नीड्स। कुछ ऐसे लोग जो मेंटली काफ़ी स्ट्रांग हैं, उनको ये जिम्मेदारी लेने की ज़रूरत है कि जब भी उनको मौका मिले उन्हें ऐसे लोग की हेल्प करनी चाहिए जो मेंटली बहुत स्ट्रेस्ड हैं। ऐसे लोग को आप जैसे लोगों की बहुत नीड है। उन्हें चाहिए कि कोई उनकी बात सुने, उन्हें समझाए, सपोर्ट करे। अगर कुछ गलत कर रहे हैं तो उनको रोके। अगर आप ऐसा करते हो तो एक इस तरह का इकोसिस्टम क्रिएट होगा जहाँ पर आपकी वजह से मेंटली डिस्टर्ब लोग काम होकर लाइफ जी पाएंगे। नंबर 5 इज गवर्नमेंट शुड इंट्रोड्यूस मेजर्स।
जब ये बातें ऑलरेडी न्यूज़, टीवी चैनल्स, करोड़ों पब्लिक के सामने आ चुकी है, अलग अलग डेटाज और रिपोर्ट्स इन सब चीज़ों को और पुख्ता कर रहा है, प्लस बहुत सारे केसेस भी निकल रहे हैं, तो इस पॉइंट पर गवर्नमेंट को भी इस बारे में कुछ मेजरमेंट्स लेने चाहिए। जनरेशन के इस बढ़ते स्ट्रेस को समझना चाहिए और सही डायरेक्शन दिखाने के लिए कोई प्रोग्राम सेट करना चाहिए। नंबर 6 इज जेन ज़ी शुड प्रायोरिटाइज देयर पैशन इंस्टीड ऑफ शो ऑफ करियर। एक इंसान अपने दो फैसलों के लिए जिंदगी भर परेशान रहता है। पहला, जब वो गलत शादी कर ले, और दूसरा, जब वो गलत करियर चुन ले। अब जेन ज़ीज़ ये सिलेक्शन में थोड़े इंडिपेंडेंट ज़रूर हैं अगर इनको पास्ट की जनरेशन से कंपेयर किया जाए, लेकिन इस इंडिपेंडेंस को वो गलत डायरेक्शन में ही यूटिलाइज कर रहे हैं। वो या तो ये कदम किसी के फोर्स करने पर उठा लेते हैं या किसी दूसरे की कामयाबी को देखकर, बिना ये जाने कि उनकी खुद की स्किल्स क्या हैं, नॉलेज कितनी है इस बारे में, उतनी इन्वेस्टमेंट है या नहीं, जिससे आगे चलकर उनको पछतावे के सिवा और कुछ भी हाथ नहीं लगता। देखो, ये मैटर नहीं करता कि आपके पास कोई छोटी स्किल है या बड़ी, मैटर ये करता है कि वो स्किल को लेकर आपकी सोच कहाँ तक जा रही है। कई लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो लाखों रुपए अपनी पढ़ाई में लगाने के बाद भी 10-20 हज़ार की जॉब कर रहे हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो 8-9 हज़ार में चाय के ठेले की शुरुआत करके आज करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। फर्क क्या है? माइंडसेट का और अपने काम को लेकर डेडिकेशन का। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज जितनी भी बातें मैंने आपको बताई हैं उस पर आप विचार ज़रूर करोगे। एंड अगर आपके मन में इससे जुड़ा कोई भी सवाल आ रहा है तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए खुला है। आखिर में आपसे बस मैं यही कहूँगा कि ये जो आपका दौर चल रहा है, इसमें जितनी फैसिलिटीज़ और मौके आपके लिए मौजूद हैं उतने कभी किसी जनरेशन ने नहीं देखे। तो आप अपने इस गोल्डन टाइम को ऐसे बर्बाद होने का मौका मत दो। ये वीडियो अपने उन सभी दोस्तों को शेयर करो जिनकी तरह अपनी लाइफ आप सुधरते हुए देखना चाहते हो। बाकी अगर आपको MBA चाय वाले की पूरी स्टोरी जाननी है, आपको जानना है कि कैसे सिर्फ 8,000 की इन्वेस्टमेंट से उन्होंने इतनी बड़ी कंपनी खड़ी कर दी, तो उसके लिए ये वीडियो है, आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हो। तो मिलते हैं अपनी उसी वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर।